Hello students, welcome to the mathematics class, and this is the class of class 2, and the chapter that we were doing in last lecture is determinants, और उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और जो टॉपिक बेटा आज हम लोग करेंगे दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, solution of linear equations basically using matrix method। ठीक है जी, अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना मुझे लगता है आप सब बच्चों को आता है, हम लोगों ने 9th 10th में जो है उसको कर रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब बेसिकली सबसे पहले मैं आपको कुछ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताती हूँ कि किस फॉर्म में होती हैं। आई थिंक आपको पता भी होगा, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और वर्ड जो है लीनियर। लीनियर मीन्स वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2x + 3y = 5, this is a linear equation। 2x + 3y + 5z = 9, this is also a linear equation। अब फर्क क्या है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो इक्वेशन उतने वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी। दैट मीन्स we can say that this is a linear equation of 2 variables, this is a linear equation of 3 variables। ठीक है, तो बेसिकली इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म मीन्स कितने भी वेरिएबल्स हो, कितने भी कांस्टेंट्स हो। देखिए जी, a11 x1, x1 मीन्स द वेरिएबल 1, ठीक है जी, प्लस a12 x2 वेरिएबल 2 कांस्टेंट 2, जैसे मैंने 2 3 लगाया था ना, तो वो कांस्टेंट्स हैं, और ये a11 a12 ये भी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है जी, अप टू सोन अगर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 अप टू सोन वो xn तक है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट है वो क्या बन जाएगा, 1n। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट का फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट का सेकंड वेरिएबल, फर्स्ट का nth वेरिएबल। ठीक है जी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं, अगर मेरे पास एक और इक्वेशन है, ठीक है, तो वेरिएबल को नाम दे देंगे वही x1 x2 x3, और कांस्टेंट जो है कोई भी हो सकते हैं, 5 3 9 6 2 1 जो भी। ठीक है, तो उसको नाम दे दिया a21 x1, a22 x2, a2n xn। ठीक है जी, तो ये दूसरी इक्वेशन थी, तो दूसरी इक्वेशन के वेरिएबल्स और कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हमारे पास m तक इक्वेशंस हैं, ठीक है, कितनी इक्वेशंस हैं, m तक इक्वेशंस हैं, जितनी भी है हमने तो क्या कंसीडर किया कि हमारे पास m इक्वेशंस हैं। ठीक है जी, हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, m इक्वेशंस हैं। क्लियर, तो ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, जैसे हम लिखते थे 2x + 3y = 9। अब इक्वल्स टू से b1 b2 bm, यहाँ पे मैंने n क्यों नहीं लिखा बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन का, ये mth इक्वेशन का, क्योंकि कितनी इक्वेशंस हैं, m इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो बेटा इसे जनरल फॉर्म बोलते हैं। अगर आपको ये a11 a12 इनमें प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल समझिए। सिंपल समझने का मतलब, देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये है एक तरह से, ठीक है, जिसमें मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं। इन्होंने कितने वेरिएबल्स लिए, n वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये और ये क्या है,
सेम है। अगर हमने n वेरिएबल्स लेने हैं तो वो n की बात कर रहा है, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 की बात कर रही हूँ, सिर्फ 2 वेरिएबल्स की बात कर रही हूँ। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी माइंड में कि ये क्या है, ठीक है। अब 3x1 4x2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये दूसरी है, वो भी क्या है, दूसरी है, ठीक है। तो ये और वो जो है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ जैसे मैं बात कर रही थी x y z, उसमें 3 थे, x y 2, x y z w n p, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, n वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये आपको जनरल फॉर्म दे दी है उन लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा आपके पास क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो ये तो बात हुई कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है और लीनियर इक्वेशंस को ये लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं जो मैंने इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स फॉर्म होती क्या है बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब आपको जो भी इक्वेशन दे रखी हैं, जितनी भी दे रखी हैं, उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कीजिए, उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में बदलिए, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स की फॉर्म में बदलते कैसे हैं, देखो जितनी भी इक्वेशन होंगी, इसके बाद मैं आपको सिंपल एग्जांपल भी दूंगी। जो भी a11, a12, a21, a22 सारे, मतलब कहने का कि जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स A। मतलब A11, A12, A1n तक जाएगा, A21, A22, A2n तक, AM1, AM2, AMn तक। सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट उठा लो, वो क्या बन जाती है हमारे पास, मैट्रिक्स A बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ एक दूसरी मैट्रिक्स X। कैपिटल X का मतलब जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, x1, x2, xn, ठीक है। उसको लिखना कैसे है, ऐसे कॉलम वाइज, आपको बताऊंगी सारा कुछ। और एक लास्ट मैट्रिक्स होती है B होता है जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे होता है। अब मैंने ये लिखवाया क्यों है, देखिए बेटा, यहाँ पे जब हम मैट्रिक्स फॉर्म की बात करते हैं बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म AX इक्वल्स टू B, ठीक है। मतलब जो मैंने A, X और B लिखा है इक्वेशंस में से, ठीक है ना, इक्वेशंस में से लिखा है ना। अगर मैं A को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी ना, वो बन जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हीं इक्वेशंस को हम इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, AX इक्वल्स टू B। सबसे पहले तो आपको इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में पता कैसे लिखते हैं, AX इक्वल्स टू B में। अब A क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला था, जो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट हैं, जो वेरिएबल के साथ हैं, ये है, ये है, ये है और ये है। ये जैसे पड़े हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में वैसे ही आपको लिखना है, जैसे 2, 3, 6, 4, ये क्या बन गया, मैट्रिक्स A। अब वेरिएबल्स कितने हैं, X और Y, 2 वेरिएबल्स, तो कैपिटल X क्या हो जाएगा, X और Y। B क्या हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड पे होते हैं, 9 और 3, ठीक है जी। तो इस फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2, 3, 6, 4 को जब हम x y के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वो इस फॉर्म को अगर सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगी,
ठीक है, तो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो देखो 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हो x y z और 3 ही इक्वेशंस हो, आपको वैसे ही उठा लेना, जैसे 2 3 4z इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 4 लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास है उसको मैट्रिक्स बना दो बस। एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के अलावा जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लोगों को लिख देना है। ठीक है, सबसे पहला तो ये स्टेप है, सबसे पहले उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि उसके बाद करना क्या है इक्वेशन में, अगर सॉल्व करना है तो एग्जाम्पल तो बाद में करेंगे ना, सबसे पहले मेथड तो आए ना हमें। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, देखो पहली बात तो अगर हम किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, तो वो या तो कंसिस्टेंट होती हैं, ये मुझे लगता है आपने वर्ड सुना हुआ है कंसिस्टेंट। ठीक है, या तो वो कंसिस्टेंट होती हैं या तो वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, अब कंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, इनकंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आपने पहले क्या पढ़ रखा होगा, वर्ड सुना होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ज्यादा सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि किन इक्वेशंस का ज्यादा सॉल्यूशंस हैं, किन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, किस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, तो अब मेन बात ये है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। देखो अगर तो वो कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व करने का फायदा है ना, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो वहीं पे जो हमारा क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा कि उसका कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो हम बात क्या करेंगे, क्राइटेरिया क्या यूज करेंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा क्राइटेरिया है वो हम कंसिस्टेंसी का चेक करेंगे। देखो स्टेप्स, बेसिकली स्टेप्स लिख लो, क्राइटेरिया लिख लो, जो मर्जी लिख लो एज यू विश। ठीक है, क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशंस दे रखी थी, इसमें बदल लिया, ए भी लिख लिया, एक्स भी लिख लिया, बी भी लिख लिया। ठीक है जी, वो तो हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो क्या है, सबसे पहले यू हैव टू चेक कि ए डिटर्मिनेंट क्या है। व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट, दैट यू हैव टू चेक। इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा, देन इट इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान से देखना इन स्टेप्स को, इसी से आपको क्वेश्चन पता चलेगा कि हमें करना क्या है। ये करने के बाद आपको ए मैट्रिक्स जो आपने निकाल के रखी है, जैसे ये वाली मैट्रिक्स थी, इसका आपको डिटर्मिनेंट करना है। ठीक है, अगर तो वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट है और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमें पता चल गया ना, दैट मीन्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर 0 के इक्वल है तो पहले ही कह दो कि वो इनकंसिस्टेंट है और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। आपको एक और चीज चेक करनी है। क्या चेक करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को, एडजॉइंट मुझे लगता है आपको फाइंड आउट करना आता है, हम लोगों ने इनवर्स में किया था, उसको आपको बी के साथ, बी क्या है, दिस इज बी जो राइट हैंड साइड पे था,
उसके साथ आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अगर वो भी हमारे पास जीरो मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स, तो आंसर भी मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा, वो जीरो बन गई, तब भी बेटा वो क्या है, कंसिस्टेंट है। देन इट इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है जी। अब थर्ड, अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है और एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ करें, वो जीरो मैट्रिक्स ना बने, वो जीरो मैट्रिक्स ना बने, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स बस उसको वहीं पे छोड़ दो, उसका कोई भी सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो आज जो है बेसिकली हम करेंगे ये फर्स्ट टाइप, दिस इज फर्स्ट टाइप। सबसे पहले ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे जो कंसिस्टेंट है, ठीक है जी, और उसका जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। फॉर दिस मैट्रिक्स फॉर्म, हाँ जी, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। देखिए हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं कौन कौन सी, 4x + 3y + 2z, 4x + 3y + 2z इज इक्वल्स टू 60। हमारे पास क्या है, ये किसके इक्वल है बेटा, 60 के इक्वल। दिस इज आवर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो है वो है x + 2y + 3z, x + 2y + 3z is equals to 45. This is our second linear equation. अब जो थर्ड है बेटा, that is 6x + 2y + 3z. 2y + 3z is equals to 70. So this is our basically linear equation. Clear? अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, the given linear equations can be written in matrix form AX = B, where A क्या है बेटा, अब देखो A कैसे लिखते हैं, ये वेरिएबल्स हैं x, y, z, तीन वेरिएबल्स, उनके साथ जो कॉन्स्टेंट्स हैं बेसिकली 4, 3, 2, ठीक है, तो ये पहली रो, x के साथ अब क्या है 1, तो 1, 2, 3 दूसरी रो, 6, 2, 3 थर्ड रो। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या बन गया, A। अब x क्या है, कितने वेरिएबल हैं, 3, तो x, y, z जो वेरिएबल हैं उनको लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें b की, b क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड, 60, 45 और 70। ठीक है, तो ये तो है हमारा स्टार्टिंग। ठीक है, कि हमें कैसे लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, और उन तीनों मैट्रिक्स को कैसे हमने अलग किया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें किसकी, ए डिटर्मिनेंट की। चलो जी, अब ए डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। सो 4, 1, 6, 3, 2, 2
2 3 3। तो आपकी मर्जी है, आप लोगों को किसी भी रो के साथ किसी भी कॉलम के साथ आप लोग कर सकते हो। तो आई सॉल्व इट विद रो 1। मैं क्या करूंगी, इसको रो 1 के साथ सॉल्व करूंगी। ठीक है जी। तो अगर रो 1 के साथ सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, देखो 4 पॉजिटिव, रो और कॉलम छोड़ दो तो दिस विल बिकम 6 माइनस 6। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3। 3 तो है लेकिन कौन सा लेना है, -3। ठीक है। तो 3 का रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 माइनस 18। अब नेक्स्ट बात करें, +2, उसका रो और कॉलम छोड़ो। आई होप आपको डिटर्मिनेंट जो है वो आता है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रॉपरली नहीं करके दिखा रही, आपको जो डिटर्मिनेंट है वो आता है। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है। 6 माइनस 6 इज 0, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। अब जो नेक्स्ट है वो देखो 15 को 3 के साथ करेंगे 45, और यहाँ पे क्या बनेगा 20। तो जो ए डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, बेसिकली 25 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए कि वो कंसिस्टेंट है और उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है जी। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखो जब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली क्या करना होता है, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है कि हमें बेसिकली x, y, z की जो है वो वैल्यूज चाहिए। ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले बेटा, इसमें देखिए जब भी हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, तो उसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, देखो अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर बन गई, इसका इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये हम लोगों को पता है ना कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो इसका भी जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट यहाँ पे करता है। ठीक है। अब इनवर्स तो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब है, देखो बेटा यहाँ पे ना हमने इस फॉर्म में लिखा है ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे इनवर्स की बात क्यों कर रही हूँ, मुझे x की वैल्यू चाहिए, कैपिटल X की, क्योंकि कैपिटल X के अंदर क्या है, वेरिएबल्स है। अगर मेरे पास कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल X क्या है, मैट्रिक्स, अगर उस मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास वेरिएबल्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है। अब मैं इनवर्स की बात क्यों कर रही हूँ, देखो बेटा अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो जो मेरा a है वो राइट हैंड साइड पे a इनवर्स बन के जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा। फिर a इनवर्स को मैं b के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास मेरा जो है सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी। तो वी विल सॉल्व फॉर a इनवर्स। अब a इनवर्स तो आप लोगों को आता है निकालना। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट यूजिंग कोफैक्टर। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर जो है वो निकालने पड़ेंगे। ठीक है। अब कोफैक्टर्स करते हैं बेटा, निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालते कैसे हैं, आप सभी को पता है कि A11 सबसे पहला A11, इसका जब निकालना है तो साइन कंसीडर होता है। साइन कैसे,
1 + 1 2, 2 जो है वो क्या है इवन, तो पॉजिटिव साइन आएगा। सिर्फ वो साइन लगाना है और A11 एलिमेंट का कॉलम और रो छोड़ के ये हमारे पास +2 3 2 3 ऐसे जो है हम क्या निकालते हैं, हमारे पास कोफैक्टर्स बेसिकली निकालते हैं। ठीक है, तो सारे कोफैक्टर्स हम लोगों को ऐसे ही निकालने हैं। अगर दूसरा निकालती हूँ तो वो बनेगा हमारे पास 1 3 6 3 विद नेगेटिव साइन, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दैट विल बिकम 3 - 18 दैट इज +15। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें A13 की, अगर बात करें तो पॉजिटिव साइन आएगा, रो कॉलम छोड़े तो 1 2 6 2 रो और कॉलम है जो उसको अगर हम छोड़ दे तो हमारे पास ये बनेगा, और जो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या बनेगी -10 बनेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम A21 की बात करें तो 2 + 1 = 3, तो बेसिकली इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा और रो कॉलम को छोड़ें तो 3 2 और 2 3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करते हैं तो दैट विल बिकम -9 - 4 दैट इज इक्वल टू -5। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को जो बाकी हैं वो भी क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, लेकिन आपको अपने माइंड में डिटर्मिनेंट जो है वो याद रखना है कि डिटर्मिनेंट कितना है 25, क्योंकि हमें वो चाहिए अब। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले जो हैं हमारे पास कोफैक्टर्स वो इसी से आ जाएंगे। A22 पॉजिटिव साइन, ये रहा A22, इसका कॉलम और इसकी रो को हम लोगों को छोड़ देना है। ठीक है, रो और कॉलम को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बनेगा 4 2 6 3। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा 12 - 12 दैट इज इक्वल टू 0। अब A23 की अगर बात करें तो नेगेटिव साइन आएगा, दिस इज A23, रो और कॉलम जो है इसका छोड़ दो तो 4 3 6 2 हमारे पास बन जाएगा। तो क्या आएगा 8 - 18। ठीक है, क्या बन जाएगा 8 - 18 बन जाएगा, तो आंसर विल बी 10। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें A31 की तो पॉजिटिव कॉलम और रो छोड़ दो 3 2 2 3, तो 9 - 4 is 5। ठीक है, ये कोफैक्टर्स आप लोगों ने बेटा पहले भी हम लोगों ने 2-4 बार निकाल चुके हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए टॉपिक अभी तक। तो अगर हम बात करें A32 की तो नेगेटिव साइन आएगा, A32 का नेगेटिव साइन, और अगर रो कॉलम को छोड़े तो 4 2 1 3 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो द आंसर विल बी -12 - 2 दैट विल बिकम -10। A33 की बात करें तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 4 3 1 2। ठीक है, अगर रो और कॉलम को छोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा 4 3 1 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 8 - 3 is 5। तो दिस इज आर लास्ट कोफैक्टर A33। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है कि हमें कोफैक्टर को क्या करना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में बदलना होता है। ठीक है, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, जो हमने कोफैक्टर के एलिमेंट्स जितने भी फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, उसको क्या कर देंगे हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। चलो लिखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा 0 15 -10 15 और -10। अब अगर A21 की बात करें तो A21 हमारे पास था बेटा
-5, फिर 0, 10, 5, -10 और 5, ठीक है, 5, -10 एंड 5। तो ये तो हमारे पास बेटा आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? एडजॉइंट, ठीक है। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा? हाँ जी, एडजॉइंट क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो 0, 15, -10, -5, 0, 10, 5, -10 और 5। अगर A इनवर्स की बात करें तो वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट के साथ एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं। तो 1/25 को एडजॉइंट के साथ क्या करना है हम लोगों को? देखो जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गया? A इनवर्स आ गया, ठीक है जी। क्या बन गया? A इनवर्स बन गया। अब हमने निकालना क्या है? X निकालना है, ठीक है। तो X अगर हम लोगों को निकालना है तो करेंगे क्या बेटा? देखो ये आपकी चॉइस है, अगर आपको इसको अंदर जाके सॉल्व करना है। अगर 25 के साथ करते हैं तो ये 0, ये हमारे पास बनेगा बेसिकली -1/5, दिस विल बी 1/5 एंड दिस विल बी 3/5, 0, -2/5, -2/5, 2/5 एंड 1/5। ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगी? A इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर हमें चाहिए क्या है? X वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें X वेरिएबल यहाँ पे बेटा बेसिकली चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इनवर्स को B के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। X विल बी A इनवर्स इंटू B करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखो A इनवर्स हमारे पास ये है। अगर आप चाहते हो कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले, तो देखो 5 जो है वो सबके साथ डिवाइड है, सिर्फ 0 के साथ ही नहीं है। 0 को तो कोई मैटर नहीं करता कि अगर हम उसमें से 5 बाहर निकाल लें। तो अगर आपको अपना क्वेश्चन इजी करना है, ये जो वैल्यूज थी वो बहुत बड़ी वैल्यूज थी, ठीक है। अब वैल्यूज भी जो है वो क्या हो गई? 1, 2, 3, 4 बस इतनी रह गई, ठीक है। तो क्या करो? 1/5 को एक बारी बाहर ही निकाल लो, ठीक है, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। देखो जी, अगर इसको सॉल्व करेंगे दैट इज वेरी इजी टू सॉल्व। अगर हम 5 को जो है वो कॉमन निकाल लें बाहर, ताकि जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या बन जाए? एक सिंपल मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हो कि ये इजी है सॉल्व करनी, बजाय अगर हम बात करते दूसरे की, ठीक है। तो B क्या थी हमारे पास बेटा? जो राइट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड क्या थी? 60, 45 और 70। ये हमारी क्या थी? बेसिकली राइट हैंड साइड थी। अब क्या करो? सबसे पहले इन दोनों को क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 1/5 को अभी बाहर ही रहने दो। अब प्रोडक्ट भी मुझे लगता है आप लोगों को करना आता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट को प्रोडक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकेंड रो को अगर हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो दिस विल बिकम 180 प्लस 0 माइनस ऑफ 140, ठीक है। अब अगर इस थर्ड रो को इसी कॉलम के साथ करेंगे हम लोग तो हमारे पास बेटा बनेगा माइनस ऑफ 120 प्लस 90 प्लस 70, ठीक है जी। तो ये क्या किया हमने? इसको इसके साथ क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट तो हम लोगों ने कर दिया, अब इसको भी हमें प्लस करना है, मतलब इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास देखो क्या बनेगा? 1/5 तो बाहर ही है,
फर्स्ट विल बिकम 25, सेकेंड 40, थर्ड वन इज ऑल्सो 40। ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये x आया बेटा, a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना ये। अब अगर 5 मैट्रिक्स के अंदर जाता है तो ये बनेगा 5, 8, 8। देखो 5 को अगर करते हैं 25/5, 40/5, 40/5, तो ये बन गया, ठीक है। अब ये x होता क्या है, x, y, z, यही होता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 8, z इज इक्वल्स टू 8। तो ये क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब x, y और z की फिक्स्ड वैल्यूज, x, y और z की हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज आ गई, एक एक वैल्यू, ठीक है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो बेटा दिस इज आवर मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, एंड दिस मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आना ही आना है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला, ठीक है। ये श्योरिटी है और इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से समझना भी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जब हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे तो जो हमारे नेक्स्ट वाले टाइप्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाली और इनकंसिस्टेंट वाली, तो उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आपको ये यूनिक सॉल्यूशन वाला जो है वो अपने माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है जी। तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। So for that